हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो जल्दी से हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ ये कहता है कि अगर दो चार्ज है, दोनों चार्ज आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे एंड दैट फोर्स will be proportional to product of their charges q1 and q2 and inversely proportional to a square of distance between them. So that will be equals to your force से ये जो फॉर्मूला बनता है that is k q1 q2 by r square, k q1 q2 by r square, जहां पर जो k है दैट इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और k का जो वैल्यू होता है दैट इज 9 into 10 raised to power 9. Now the question is for you all. हाँ जी, स्क्रीन फ्रीज है? नहीं सो रहा है बस। हाँ अब आया। ठीक है, तो ये जो k का जो वैल्यू होगा दैट इज 9 into 10 raised to power 9. Now the task for you all is what will be the unit of k? What will be unit of k? Just tell me what will be the unit of k? Everyone, यूनिट पढ़ चुके हम लोग, तो यू नो हाउ टू कैलकुलेट यूनिट। कूलम होगा, कितना होगा? कूलम ही होगा। अच्छा मतलब वैल्यू पूछ रहे हैं क्या? के का यूनिट क्या होगा? व्हाट विल बी द यूनिट का ऑफ यूनिट? के? हाँ, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ के? तो 1। मेरा आवाज नहीं आ रहा है रियली? आवाज क्लियर नहीं है क्या? सर हाँ सर, हाँ जी, हाँ याद आ गया क्या है। ओके न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी पर कूलम स्क्वायर। ये तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, के का यूनिट पता करना है, मुझे नहीं पता। चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो कूलम इनटू कूलम, और r इज नथिंग बट द डिस्टेंस, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो k का यूनिट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट विल बी द न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पर कूलम स्क्वायर, so that will be the unit of k. So this will be Newton meter square per coulomb square. ठीक है, so this will be the unit. ओके अब यहां से देखिए और भी क्वेश्चंस कैसे बनाए जा सकते हैं। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज डबल्ड, then the new force will be, the ratio of new force to the old force will be, क्या होगा? फिर से बोलूं, if the distance between two charge is doubled, if distance between two charge is doubled, two charge is doubled, find the ratio of new to old force। अगर फोर्स को डबल करेंगे तो नया फोर्स वर्सेज ओल्ड फोर्स का रेशियो क्या होगा? रेशियो? हाँ, यस रिया, दैट्स करेक्ट।
1:4 होगा सर। 1:4 होगा कि 4:1 होगा? नो टू ऑल 4:1 अगर आपके पास एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, और इनके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज रफली अराउंड R, तो इनके बीच का जो फोर्स लगेगा दैट विल बी K Q1 Q2 बाई R²। दैट्स करेक्ट। नाउ अब जो नया वाला जो फोर्स है ये बोल रहा है कि अगर ये R को डबल कर दिया जाए, मतलब R के जगह पर 2R हो जाए, बाकी सब कुछ वैसा ही रह जाएगा, K तो चेंज होने वाला है नहीं, चार्ज को भी चेंज नहीं किया गया, बस जो नया वाला जो R है इस R का वैल्यू नया करके R की जगह पर 2R का होल स्क्वायर लिख देंगे, सो दैट विल बिकम K Q1 Q2 बाय 4R²। ना अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकाल लेता हूं, रेशियो क्या पूछा गया है? न्यू टू द ओल्ड, मतलब F डैश बाई F, F डैश बाई F, तो ये क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 बाय 4R² डिवाइडेड बाई K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। ये कट गया, तो व्हाट इट विल बी? इट विल बी 1:4, है ना, या 1/4, सही है। दैट विल बी 1:4। रिया, इट इज नॉट 4:1, इट इज 1:4। समझ में आया भाई? यस सर। अब यहाँ पर क्यूब हो सकता है, डबल के जगह ट्रिपल कर सकते हैं, क्वाड कर सकते हैं, तीनों जो रेशियो जो चेंज होगा दैट विल बी द प्रोपोर्शनल टू R², है ना, पहले वाले से ये कम हो जाएगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द फ्रैक्शनल चेंज इन द फोर्स। मैं इसी का सेकेंड पार्ट पूछूं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, what will be fractional change in force, fractional change in force, फोर्स में फ्रैक्शनल चेंज कितना होगा? यू नो फ्रैक्शनल चेंज किसको कहते हैं? फ्रैक्शनल चेंज का मतलब हो जाता है, यहाँ पर आपके लिए कंसेप्ट है, आप नोट करके लिख लीजिए। फ्रैक्शनल चेंज किसी भी चीज का अगर आपको फ्रैक्शनल चेंज निकालना है, दैट फ्रैक्शनल चेंज मीन्स न्यू माइनस ओल्ड divided by old. This will be the called as fractional change. चाहे ये किसी भी चीज का फ्रैक्शनल चेंज पूछे, यहां पर अगर फोर्स के बारे में पूछा गया, इसका मतलब नया फोर्स F डैश माइनस पुराना फोर्स F डिवाइडेड बाई F, तो बता सकते हैं कि कितना होगा? व्हाट विल बी द फ्रैक्शनल चेंज? होगा ना। हाँ जी, आ जाए। कितना होगा? F डैश कितने के बराबर होगा? F/4 के, F/4 माइनस F डिवाइडेड बाई F, यहां से वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 माइनस 3/4, मतलब पहले से घट जाएगा, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स, इट विल रिड्यूस्ड। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? F डैश सर F/4 कैसे? आपका जो F डैश बाई F आया है वो कितना आया है? 1/4 आया। हाँ F डैश बाई F कितना आया है? 1/4। यस हो गया। F डैश इज इक्वल टू F/4 हो गया। ओके, शुड आई मूव? यस सर। ओके, नाउ Yes,
इसी फोर्स को, जो कूलम्स लॉ है, इसको हम लोग कंपेयर करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। सी, कूलम्स लॉ इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फोर्स तभी वैलिड होगा जब चार्ज क्या होंगे, रेस्ट पर होंगे। ये फोर्स किसके लिए है? व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट। कूलम्स लॉ Coulomb's law is applicable when charge at rest. Charge at rest. हम लोग ये मानते हैं कि दो चार्ज रेस्ट में होंगे तब जाकर के ये कूलम्स लॉ वैलिड। हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं कूलम्स लॉ बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में। कैन वी कंपेयर बिटवीन दिस टू? या हम दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोग पहले से जानते हो, पता है ना, 9th में पढ़े थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक, सर जब चार्ज मोशन में रहेगा तो कूलम्स लॉ बिल्कुल ही मतलब उस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। देखो चार्ज जब मोशन में आ जाता है तो फिर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने लगता है ना। उस समय मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला फिर अलग हो जाता है। अच्छा, चलिए यस टॉपिक दैट इज G(m1 m2 by r²). ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक तरफ हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, सबसे पहला डिफरेंस दोनों के बीच में, वो तो एक यही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इट इज ड्यू टू चार्ज। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये चार्ज की वजह से होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज ड्यू टू मास। और जरा डिफरेंसेस बताइए। और कोई डिफरेंस याद आ रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या किसी मीडियम पर डिपेंड करता है? एनीवन? नो सर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड होता। यस, it depends on medium. It depends it depends on medium. Depends on medium. बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। और कोई डिफरेंस? और कोई बता सकता है? यस सर। हाँ जी बताइए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में सर जब सेम चार्ज रहेगा तो रिपल्सन भी होगा, मतलब अट्रैक्शन भी है और रिपल्सन भी है। यस और इसमें ग्रेविटेशन में सिर्फ अट्रैक्शन है। बिल्कुल। सो यहाँ पर मैं बोलूंगा अट्रैक्शन
attraction and repulsion, both forces are there. यहां पर क्या होगा ग्रेविटेशनल में? only attractive in nature, only attractive in nature, है ना? ये जो चीजें है ना, ये जो मैं जो डिफरेंस बता रहा हूं, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपको डिफरेंस याद करना है, ये अपने आप में एक ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है ये, है ना? Which of the following statement is true? Gravitational force is independent of medium. Gravitational force is due to mass and charge both. Gravitational force may be attractive or repulsive. अगर इस तरह का कुछ भी स्टेटमेंट आता है तो उस तरह के क्वेश्चन भी सॉल्व करने में ये डिफरेंस वाला टर्म याद रखना होगा, ये हेल्प करता है। ओके, और कोई डिफरेंस बता सकता है? फोर्थ, कांस्टेंट का तो वैल्यू चलो ठीक है, वो तो के का वैल्यू और जी का वैल्यू हो गया। और कोई डिफरेंस याद है? इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन दोनों होता है। इट इज ड्यू टू चार्ज होता है। और कोई याद आ रहा है? अंकित, वो तो आपका सिमिलरिटी हो गया ना जो आपने बताया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वीक होता है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रांग होता है, उल्टा बोल रहे हो। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये जो होता है इट इज वीकेस्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकेस्ट फोर्स, इज वीकेस्ट फोर्स। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है दैट इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल, नॉट स्ट्रॉन्गेस्ट बट स्ट्रॉन्गर देन। अच्छा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, हाँ, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है? बताया था ना। नो मैं, हाँ, इलेक्ट्रिक फोर्स, नो नो, मैग्नेटिक नॉट मैग्नेटिक। अरे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक, या बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोडायनेमिक, सब चार्ज की वजह से ही है। हमने 4 तरह का फोर्स आप लोगों को लिखवाया था। वन वाज ग्रेविटेशनल, यस तौफीक, दैट्स करेक्ट। एक लिखवाया था ग्रेविटेशनल, एक लिखवाया था दूसरा इलेक्ट्रोडायनेमिक, या बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक में सारे फोर्सेज आ गए। दोज आर ड्यू टू चार्ज, चार्ज की वजह से जितना भी फोर्स लगता है सब के सब इलेक्ट्रोडायनेमिक में आ जाएगा। एंड थर्ड इज न्यूक्लियर, जो कि न्यूक्लियस के अंदर लगता है, न्यूक्लियर फोर्स। और चौथा जो होता है दैट इज कॉल्ड एज वीक फोर्स। मैंने बोला था सबसे वीकेस्ट जो होता है वो होता है ग्रेविटेशनल, और जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वो होता है न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो ये हो गया 4 ये डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ अब सिमिलरिटीज के बारे में बात कर ले। सर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक क्यों है इतना, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक से? अब बस वीक है तो है, क्या ही बताए। तो सर ये जो 4 फोर्स है इसको मतलब अगर स्ट्रॉन्ग से वीक में अगर नंबरिंग करें तो कैसे कैसे होगा? सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, उसके बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक, उसके बाद तीसरा वीक। ग्रेविटेशनल फोर्स और वीक फोर्स से भी वीक है। हाँ, वीक से भी वीक है। नाम से भी मतलब।
ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सिमिलरिटीज हम लोग क्या क्या ढूंढ सकते हैं, दोनों फोर्स के बीच में सिमिलरिटीज क्या क्या हो सकता है, बता सकते हैं? देखिए, दोनों स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस को फॉलो करता है। हाँ, यहां पर जो फोर्स होता है, जो ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, दैट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस फॉलो करता है। दूसरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, दैट इज ऑल्सो कंजर्वेटिव। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट आर ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स। दोनों के दोनों क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। बोथ आर फोर्स। ओके, तो ये भी कंजर्वेटिव है। वैसे तो आप कह सकते हो कि इसका भी यूनिट न्यूटन है, इसका भी यूनिट न्यूटन है, मतलब दैट डजंट आई वांट टू से। वो तो नंबर बढ़ाने के लिए होगा कि 3 पॉइंट लिखना है तो कुछ भी लिख दो, 2 आता है, तीसरा कुछ भी लिख दो, है ना? तो दोनों के दोनों क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव इन नेचर है। और सर एक बार ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव कैसे, वो बता दीजिए। कंजर्वेटिव फोर्स कहते किसको है? व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेटिव फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये हो गया कि इसके द्वारा ये जो होता है कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स कहने के लिए 3 पॉइंट वैलिड होना चाहिए। इसको कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, उसके लिए 3 पॉइंट होता है, जिसमें कि मेजर तो आप समझ लीजिए। पहला चीज कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए। दैट इज, आप कह सकते हो कि से जो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो काम किया जाता है वो माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होना चाहिए, ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है कि कंजर्वेटिव फोर्स पोटेंशियल एनर्जी का du/dx के बराबर होना चाहिए, ये आप लोग 11th में जानेंगे। और तीसरा जो इसका कंडीशन होता है कंजर्वेटिव फोर्स का, कि वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। मतलब आप इसी पॉइंट को समझ सकते हो, ये वाला कंडीशन से ही, कि वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया काम किसी भी रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हो कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जमीन पर mkg का, है ना? और इस मास को यहाँ से उठा करके अगर इस पोजीशन तक ले करके आ गए, लेट्स इट्स हाइट इज h, मान लेते हैं कि इसका जमीन से जो हाइट होगा लगभग h के बराबर होगा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, mg इंटू h के बराबर, है ना? अब चाहे आप कोई भी रास्ता चुन ले, आप जिस भी रास्ते से जाए, चाहे तो आप यहाँ से सीधे चले जाएं, ऐसे आपका मर्जी, आप इधर उधर घूम करके फिर पहुंचे यहाँ पर, या आप यहाँ से ऐसे जाए फिर ऐसे जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन आइदर केसेज कोई भी पाथ आप सिलेक्ट करिए, जो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स होगा दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा। ये सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, इन दोनों चीजों पर डिपेंड करता है। इसी को हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब अगर इसे इंग्लिश में आप ढूंढिएगा तो कंजर्वेटिव का मतलब होता है रूढ़िवादी, पुराने विचारधारा के। बट यहाँ पर हम लोग को इमोशन से कोई मतलब नहीं है कि आपकी सोच क्या है, थॉट क्या है, हमको उससे मतलब नहीं है। हमारे फिजिक्स में कंजर्वेटिव वर्ड आता है कंजर्व से। कंजर्व मतलब संचय, बचा के रखना, मतलब आपके द्वारा किया गया काम, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया काम वो उसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है ना? ये इसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव बिहेव करता है? देखो, सेम चार्ज अट्रैक्ट करता है, सेम चार्ज रिपेल करता है और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है।
तो हो गया ना अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव इन नेचर। अजी समझ में आया रॉकी? पर यही तो ग्रेविटी में भी होता है। नहीं, ग्रेविटी में सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव होता है ना। ग्रेविटी में कहा दो डिसिमिलर मास रिपेल कर देते हैं। ग्रेविटी में कहीं रिपल्सन देखा है? सर ग्रेविटी में रिपल्सन नहीं होता है तो सर एक जगह पे आके वो रुक क्यों जाता है सर? एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं करते रह जाता है? एक जगह पर आकर के रुक जाता है क्योंकि उस पर नेट फोर्स 0 हो जाता है। आप कहना चाह रहे हो कि से ये सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है, तो अर्थ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो जा रही है सन के तरफ? आपका कहने का मतलब ये है ना। अगर ये सन है यहाँ पर और इस सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर लगा रही है, तो इस अर्थ के पास बाहर की तरफ एक mv²/4 भी तो लगता है, mv²/r, और एक अंदर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर की तरफ नहीं लगता तो ये अर्थ कभी सर्कुलर मोशन नहीं करती, ये तो बाहर निकल जाती यहाँ से। सर वही जो mv²/r लग रहा है वो नहीं है रिपल्सिव फोर्स? mv²/r इज नॉट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। आप एक रस्सी में बांध करके आप एक रॉड को ऐसा गोल गोल घुमाइएंगे तो सर्कुलर मोशन के कारण इस पर बाहर की तरफ mv²/r लगता है। दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। यस। दैट इज नॉट ड्यू टू दिस टू मासेज। यहाँ पर अगर मास नहीं भी होगा ना तो भी ये सर्कुलर मोशन कर सकता है। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स को आप इग्नोर कर देंगे तो ये सर्कुलर मोशन करेगा बाय द हेल्प ऑफ अ थ्रेड, तब भी ये mv²/r लगेगा ही लगेगा। दैट ग्रेविटेशनल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट ड्यू टू इट्स gravitational force of attraction. It is centrifugal force. ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर ही है। इज इट क्लियर? ओके, और किसी को कुछ डाउट है इसमें? तो दैट इज द कंपैरिजन बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये दोनों के बीच में कंपैरिजन है ना। चलिए इसको नोट डाउन कर लिए होंगे होपफुली। हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं। आगे बढ़े? एवरीवन से यस और नो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी सर वही सेम रूल होता है कंजर्वेटिव फोर्स का? बिल्कुल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी किया गया काम उसके एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। एनर्जी के रूप में स्टोर होने का मतलब क्या कि आपने कोई काम किया है ना, वो उसके एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। अब आप जब मर्जी तब आप इस एनर्जी को हार्नेस कर सकते हो, मतलब इसका इस्तेमाल कर सकते हो। स्टोर का मतलब यही हो गया ना। आपने घर में खाना स्टोर किया, आपने घर में धान चावल स्टोर किया, इसका मतलब क्या कि आप जब मर्जी तब उसका यूज कर सकते हो। यू हैव इट, दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टोरेज। फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा किया काम हीट में कन्वर्ट हो जाता है। आप फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा काम करोगे, हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ कैन वी होल्ड दिस हीट? क्या हम लोग इस हीट को पैकेट में बंद करके रख दें कि खाना बनाते समय इसी पॉलिथीन से हीट निकाल करके और कुकर पे मारेंगे, खाना बन के तैयार हो जाएगा? क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या? नो सर। हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस। तो क्या करें, एटमॉस्फेयर से हीट लेकर के और चाय में डाल दें कि लो चाय अब खोलने लगा? ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज नॉट द स्टोर्ड एनर्जी। वो स्टोर्ड एनर्जी नहीं है। ओके, तो आप जब किसी चीज पर वर्क करते हो और अगर वो आपके काम के लिए बाद में के लिए अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो आपके पास आपके द्वारा जो किया गया काम है वो उसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक और एग्जांपल लेते हैं, आपके पास एक स्प्रिंग है ना,
वो एक डब्बा आता है ना, देखा होगा कि एक डब्बे में पैक करके और एक अंदर से घूसा बांध करके ऊपर से पैक कर दिया जाता है, और एक बर्थडे सरप्राइज दिया जाता है, बट ऐसा डब्बा खोलते ही ओ बूम ऐसा बाहर निकलता है। व्हाट इज दैट? हम लोगों ने उस स्प्रिंग को कंप्रेस करके डब्बे में पैक किया हुआ है। मतलब उस स्प्रिंग को कंप्रेस करने में आपके द्वारा कुछ वर्क किया गया होगा। आपने जब इस स्प्रिंग को कंप्रेस किया होगा फोर्स लगा करके, तो आपने क्या किया, इस स्प्रिंग को आपने क्या कर दिया है, कंप्रेस कर दिया है, कंप्रेस किया गया है ना। और इस स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए आपके द्वारा एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसको कंप्रेस किया गया है। यू गॉट इट? नाउ आपके द्वारा किया गया काम इस स्प्रिंग में क्या हो गया, स्टोर। अब जब मर्जी तब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ही आप ये फोर्स हटाएंगे, ये वापस से अपने पोजीशन पर आ जाएगा। बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैसे कंजर्व होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है ना। अब आप इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगाते हो, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आप फोर्स लगाते हो, ये धीरे 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 मूव करते हुए यहां तक पहुंच गया, आपने यहां तक ला करके पॉजिटिव चार्ज को रख दिया, ठीक है। और अभी भी आपको फोर्स लगाना पड़ रहा होगा इसको होल्ड करने के लिए। जैसे ही आप ये फोर्स को हटाएंगे यहां से, ये फटाक भागेगा इधर की तरफ। आपने फोर्स हटाया और ये भाग गया, इसका मतलब आपने इसको होल्ड करके आपने इस पर काम किया लगातार, और आपका एनर्जी इसके अंदर स्टोर था। वही एनर्जी तो इस्तेमाल करके ये भागा यहां से। बिना एनर्जी का तो ये अपने आप चल नहीं पाएगा। अगर किसी का एनर्जी खत्म हो गया, जीरो हो गया, तो वो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। मतलब आपने वर्क करके इसके अंदर एनर्जी फील किया। अभी भी नहीं समझे? अपोजिट चार्ज होगा तो आप उसको उल्टा डायरेक्शन में खींचिए। ये पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज हो गया, तो निगेटिव चार्ज को खींच करके यहां तक लेकर के आइए। जैसे ही आप यहां से छोड़ेंगे, ये वापस अपने सेम उधर की तरफ भागेगा, निगेटिव डायरेक्शन की तरफ। नहीं आया है समझ में? किसी को हवा नहीं लग रहा है? यस समझ गए। किसको किसको नहीं समझ में, प्लीज रेज योर हैंड। ओके रॉकी यस, हॉस्टलर, तौफीक, शुभम, आकाश आनंद, सब हवा में चल रहा है ये सब। अंकित खुराना, किसको आया? अनुप्रिया, तो जिनको समझ में आ गया ले तो सब हाथ हटा भी दिया। नहीं, हम भी हमारा हो गया अपने आप। सुमित का काला हाथ आने से ओके चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बताता हूँ। फिर से देखिए, फिर से देखिए, आपके पास, ठीक है नैन, ठीक है, हम लोग डैम बनाते हैं, यू नो डैम। और इस डैम में हम लोग क्या करते हैं, एक दीवार खड़ा कर देते हैं ऐसा, ये रहा डैम, और यहाँ पर पानी भरा जाता है। बेसिकली ये पानी का लेवल धीरे 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 क्या होता है, ऊपर की तरफ उठते रहता है, ऊपर की तरफ उठते रहता है। अच्छा तुम लोग वर्क का मतलब जानते हो? व्हाट इज वर्क? वर्क मतलब जानते हो ना? तो जिसको इसको नहीं समझ में, पहले तो ये हाँ अन्य, व्हाट इज वर्क? वर्क क्या होता है? Fs cos theta. Fs cos theta. What is F here? F stands for? Force. S for? Displacement. Okay, great. Fs cos theta. तो force into displacement. अब समझिए, अब समझिए, म्यूट करके रखो तुम लोग, नहीं तो सबको मैं पैक कर दूंगा, फिर कोई अनम्यूट नहीं कर पाएगा। अब समझिए कि ये जो पानी का लेवल है, अगर ये डैम नहीं होता तो ये पानी का लेवल राइज नहीं होता, करेक्ट?
इसका मतलब ये डैम बना करके हमने क्या किया है, इस पानी के लेवल को राइज किया है। इनिशियली शुरुआत में मान लेते हैं कि पानी का जो नदी का बहाव था ये कुछ इस लेवल पर था, इतना ही हाइट पर पानी बह रहा था। जैसे ही हमने ये डैम लगाया, पानी का हाइट इस लेवल से बढ़ करके और ये इतना ऊपर चला गया। ऑब्वियसली ये हाइट बढ़ना ही चाहिए, ठीक है। अब ये जो हाइट बढ़ गया इसका अपने ओरिजिनल लेवल से, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो पानी का जितना भी वजन था, पानी का जो भी मास रहा होगा, एम मास, उसका mg फोर्स किधर लग रहा होगा, नीचे के तरफ, करेक्ट ना। इसका पानी का जो भी वजन है mg फोर्स किधर लगेगा, नीचे के तरफ। और ये पानी राइज किधर हुआ, ऊपर के तरफ। यस सर। ये बताओ किसको किसको नहीं समझा ये भाई, नहीं समझ में आता है तो वहीं पर बोल दिया करो यार। ये समझ में आया क्या, पानी का जो लेवल ऊपर उठ रहा है, पानी का जो मास है, यस उसके वजह से वेट नीचे की तरफ लगेगा mg फोर्स। यस सर। और आपने ये जो पानी का जो लेवल बढ़ाया है ये अगेंस्ट, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के उल्टा डायरेक्शन में बढ़ाया है, बढ़ाया है। यस सर। यस सर। तो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी, हम लोग क्या कहते हैं, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जरा वर्क बताइए कितना हो जाएगा। यहाँ पर अगर हाइट h है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस ऑफ mgh इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। माइनस माइनस कट गया, मतलब इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगा वो होगा कितना, mgh के बराबर होगा। अब लोग इसी कैसे पता चलेगा कि स्टोर हो गया, हम लोग इसी पानी को इस्तेमाल करते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इसी पानी से तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं ना। अब ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, एनर्जी आया कहां से, जो आपके पास करंट आता है, जो आपके पास पावर आता है, जो ये एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, ये एनर्जी आया कहां से, किसका एनर्जी हार्नेस किया गया, इस वाटर का ही तो एनर्जी हार्नेस किया होगा ना आपने। यस सर। इसके पास एनर्जी कहां से आया होगा, इसके पास एनर्जी आया होगा जब हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में काम किए वो। दूसरा एग्जांपल समझ लीजिए, अगर ये नहीं समझ में आया तो वंस अगेन स्प्रिंग वाला एग्जांपल, स्प्रिंग वाला एग्जांपल। अगर आपने स्प्रिंग को इधर के तरफ खींच करके, यहां पर आपने खींच करके रख लिया है ना, आपने यहां पर होल्ड करके रखा है, अभी भी फोर्स F ही लगा रहे हो, और ये स्प्रिंग यहां से इलोंगेट होकर के ये कुछ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अब अगर आप जब ये फोर्स हटाएंगे, जब ये छोड़ेंगे तो स्प्रिंग किधर भागेगा, पीछे। पीछे की तरफ। क्यों भागेगा पीछे की तरफ, एनर्जी, क्योंकि हम खींचे थे, एनर्जी लगाए थे, तो वो ये पोटेंशियल पीछे की तरफ इसलिए भागना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा, स्प्रिंग के द्वारा पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है। या दूसरी भाषा में हम लोग कहें तो आप इसको खींच करके हाई एनर्जी पोटेंशियल पर रखे हो, हाई एनर्जी, हाई एनर्जी, और जैसे ही आप खींचेंगे तो ये किधर जाएगा, लो एनर्जी के तरफ, लो एनर्जी के तरफ। तो आपने जो फोर्स लगाया, इसको खींचा, आप ही ने इसका एनर्जी बढ़ाया ना। एनर्जी किसने बढ़ाया, आपने, यस और नो। मतलब आपके द्वारा ही किया गया काम इसका एनर्जी को बढ़ाया। एक और एग्जांपल से समझ लिए, आपके घर के ऊपर टैंक लगा रहता है, टैंक में आप लोग मोटर लगा करके पानी चढ़ाते हो, क्यों चढ़ाते हो, ताकि जब जरूरत पड़े नल ओपन करेंगे तो पानी ऑटोमेटिक आ जाएगा। वो पानी ऑटोमेटिक क्यों आ जाता है, जमीन से पानी नीचे ऊपर की तरफ ऑटोमेटिक क्यों नहीं आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होता है। अगर उसी को एनर्जी के टर्म्स में एक्सप्लेन करेंगे तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि टंकी है यहाँ पर पानी है, इसका मतलब इसके पास एनर्जी ज्यादा है, हाई एनर्जी
है ना। और अर्थ का जो एनर्जी होता है वो होता है लो एनर्जी। तो पानी जो है वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी के तरफ अपने आप फ्लो कर जाएगा। आप इसको दो तरीके से एक्सप्लेन कर दिए, एक फोर्स के मेथड से कि पानी पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, दूसरा तरीका क्या है, एनर्जी के मेथड से कि पानी जो है वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ हमेशा फ्लो करेगा। अब इसका एनर्जी किसने बढ़ाया, आपने मोटर लगाया, उस मोटर के द्वारा फोर्स लगाया गया, और वही फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं, वर्क। यहां से ऊपर चढ़ाने के लिए भी तो आप फोर्स लगाए होंगे ना ऊपर के तरफ, दैट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही तो वर्क होगा, जो इसमें एनर्जी के रूप में क्या हो गया, स्टोर हो गया। अब आपको जब मर्जी तब आप नल खोलिए, यहां से पानी ऑटोमेटिक नीचे की तरफ आ जाएगा। इसका मतलब आपके द्वारा जो किया गया काम है ये इसके अंदर जाके स्टोर हो गया, जब मर्जी तब आप उस एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हो, जब मर्जी तब आप इस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हो, जब मर्जी बंद कर सकते हो, जब मर्जी आप इस स्प्रिंग को छोड़ सकते हैं और किसी का नाक मुंह तोड़ सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यस ये सर। इन्हीं सब को तो कहते हैं ग्रेविटी, क्या बोलते हैं वो, कंजर्वेटिव फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब कंजर्वेटिव फोर्स है ना। नहीं आया समझ में? यस सर, समझ में। अब कितने लोगों को डाउट है? अभी भी डाउट है तो घबराओ मत, मैं फिर से बता सकता हूँ। अभी तुम्हारा वक्त है, जितना पूछना है पूछ लीजिए। किसी को कुछ पूछना है अभी भी? नो वन? कितने? सच में भाई पूछ लो यार, तुम लोग शर्मा क्यों रहा है? किसी को नहीं पूछना है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, पूछना ही नहीं है तो फिर क्या। So that was the electrostatic force and gravitational force। आप उसके बारे में, ये था डिफरेंसेज और ये था सिमिलरिटीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर हम लोग आते हैं, नेक्स्ट पेज पर। एंड दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, दिस इज नॉट फॉर राइट नाउ, ये सिर्फ अभी की बात नहीं है। आप लोग जब 11th में जाएंगे आगे भी, तो हमेशा देखो फिजिक्स में हम लोग तीन चीजों पर हमेशा डिस्कशन करते हैं, है ना। आप कोई भी फिजिक्स या कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, इट विल ऑलवेज रिलेटेड टू, जो उसका पीछे का कारण होगा ना, जो उसका एक्सप्लेनेशन होगा, या जो चीज हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, वो कोई तीन ही चीज पर हम लोग सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। सबसे पहला कि उस ऑब्जेक्ट का लोकेशन या पोजीशन क्या है, पोजीशन क्या है। दूसरा उसका मोमेंटम क्या है, मोमेंटम मतलब समझते हो ना, मास इनटू वेलोसिटी, उसका मोमेंटम क्या है। तीसरा चीज कि उस पर फोर्स कितना लग रहा है या फोर्स कितना लग सकता है, और चौथा चीज एनर्जी कितना होगा। इन चार चीजों के बारे में हमेशा डिस्कशन करिएगा इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। आप कितना भी भारी से भारी क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन, आप इजीली इन चारों चीजों को मिला करके आप इजीली सॉल्व कर लेते हैं। फिजिक्स में सारा डेरिवेशन का एक ही कारण है, एक ही कॉज है, ये सब पोजीशन, मोमेंटम, फोर्स एंड एनर्जी। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तुम लोगों को कहां से आ गया? है? बोलो, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पूछ रहे हो? केमिस्ट्री में आया था ना सर, तो फिजिक्स से ही ना वो निकला होगा। निकला होगा नहीं तो अंकित सर से पूछा नहीं? अंकित सर बताए सर, बट वो बता इलेक्ट्रॉन और एटम के बिहेवियर से, एक बार आप बता दीजिए ना। ओए लो, ये तो मतलब केमिस्ट्री का डाउट फिजिक्स में पूछ रहे हो तुम।
देखो फिजिक्स का ही है ना topic? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपका बनता है पोजीशन और वेलोसिटी को लेकर के, या बोल सकते हो कि पोजीशन एंड मोमेंटम को लेकर के ही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। ये हाइजेनबर्ग ने दिया था, और हाइजेनबर्ग ने बोला था कि अगर आप इलेक्ट्रॉन का, एक्चुअली नेल बोर बता रहे थे, सबको समझा रहे थे कि देखो एक न्यूक्लियस के चारों तरफ कॉन्फ्रेंस हुआ था, और कॉन्फ्रेंस में सब सारे साइंटिस्ट लोग बैठे हुए थे, उसमें हाइजेनबर्ग भी थे, आइंस्टीन भी थे, सब लोग था, है ना। नेल बोर और आइंस्टीन दोनों समकालीन है, एक ही समय के दोनों लोग हैं। तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है, यही अपना बोर मॉडल लेकर के आए थे। एक्चुअली ये रदरफोर्ड का मॉडल था, पर उसको एक्सप्लेन कर रहे थे नेल बोर कि ऐसा क्यों होता है। ये सब कुछ एक्सप्लेन करते 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 एक मौका आया कि उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास, इलेक्ट्रॉन के पास एक वेलोसिटी होगा, एंड दिस विल बी द वेलोसिटी v, और इसका जो रेडियस होगा दैट विल बी r, दैट विल बी द रेडियस बी r, है ना। तो उन्होंने एक कंसेप्ट लगाया था यही इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही, कि इस पर बाहर के तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mv²/r, और अंदर के तरफ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। चूंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, दैट विल बी द अट्रैक्टिव इन नेचर kq1q2/r², ऐसा कुछ। अब चूंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब दैट शुड बी इक्वल्स टू mv²/r के बराबर होना चाहिए। अब यहां से इन्होंने वेलोसिटी कैलकुलेट किया था, और यहीं से इन्होंने रेडियस भी कैलकुलेट किया था। अब ये सब कुछ जब समझा रहे थे, तो तभी पीछे एक नन्हा सा मुन्ना सा, कहने के लिए साइंटिस्ट ही थे, तो इन्होंने एक सवाल पूछ दिया नेल बोर से कि एक बात बताइए कि क्या आप किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का, हाई स्पीड से मूविंग ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी और पोजीशन एक साथ में बता सकते हैं? उन्होंने बोला हाँ बता सकता हूँ, क्यों नहीं बता सकता हूँ। तो यहीं पर उनका जो हाइजेनबर्ग साहब थे, उन्होंने बोला कि नहीं, एक्चुअली आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप हाई स्पीड मूविंग ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मेजर करने जाएंगे, वेलोसिटी इन द सेंस मोमेंटम मेजर करने जाएंगे, और साथ ही साथ जब आप पोजीशन मेजर करने जाएंगे, तो जब तक आप वेलोसिटी नोट करेंगे तब तक आपका पोजीशन चेंज हो जाएगा, जब तक आप पोजीशन नोट करेंगे तब तक उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। इन शॉर्ट, आप दोनों का जब आप डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स, जब आप मतलब सर दोनों का एरर जब निकालने जाएंगे, हाजी यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं घूमता है? कौन? ये इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन का फिक्स्ड पाथ नहीं है, इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट पे घूमता ही नहीं। मतलब सर स्पीड उसका कांस्टेंट होता है या चेंज होता रहता है? नहीं, इट्स चेंजिंग। अर्थ का भी स्पीड कांस्टेंट नहीं है ना, एक्चुअली अर्थ इज नॉट मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, इट्स जस्ट एन एजम्पशन। आपको भी पता है कि अर्थ एक इलिप्टिकल पाथ पर मूव करती है, और इलेक्ट्रॉन भी कुछ इलिप्टिकल पाथ पे ही मूव करता है, और इसका भी कुछ फिक्स्ड पाथ नहीं है। एक्चुअली आप जब इलेक्ट्रॉन का पाथ देखेंगे, इट्स लाइक लोब, है ना। आपके पास एक बलून है, बलून के अंदर आप फोम भर दीजिए, बलून होता है ना, बलून, बलून के अंदर फोम भर दीजिए, और उस फोम को आप फूंक मारिए, फूंकिएगा, उसका मोशन को ऑब्जर्व करिए आप। द इलेक्ट्रॉन इज लाइक दैट वन, है ना। वो किस डायरेक्शन में मूव करता है, कैसे मूव करता है, ये नहीं पता है, पर कितना रीजन में मूव करेगा ये पता है। दैट हमें पता है कि इस बलून का बाउंड्री कितना है, इससे बाहर फोम नहीं निकलेगा, पर इसके अंदर वो कहीं भी मूव करते रहता है। ये सब केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, यही तो श्रोडिंगर ने बताया, और यही चीज हाइजेनबर्ग भी बोल रहे थे कि हाइजेनबर्ग ने कहा कि आप उसका वेलोसिटी और पोजीशन एक साथ में मेजर नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू दैट। अगर आपने ऐसा किया तो आपका जो एरर आएगा वो h/2π के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब एरर का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज को एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पाते। अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ से पटना की दूरी मेजर करें, आप बोल दिए 120 किलोमीटर, क्या ये एक्यूरेट है?
बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। नो वन कैन से दैट दिस वैल्यू इज एक्यूरेट, चाहे वो बड़ा से बड़ा यूनिट हो, चाहे वो छोटा से छोटा यूनिट हो। इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म नहीं होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। बट सर्टेन आप कह सकते हो एजम्पशन के साथ, आपके लिए वो यूनिफॉर्म ही है। एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाओ, आपको क्वेश्चन मिलेगा तो यूनिफॉर्म ही मानना है, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज मेनली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ एरर। एरर का मतलब ये हो गया कि से आप अगर जो स्केल इस्तेमाल करते हो ना, आपने 1 mm का एक स्केल इस्तेमाल किया, आपके पास एक स्केल है, आपके पास एक स्केल है जिसके ऊपर, अरे क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ स्केल। आपके पास एक स्केल है और उस स्केल पर ये mm स्केल है ना, इसके ऊपर मार्किंग किया गया है 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm और ये रहा 5 mm। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ये बताइए कि अगर 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 आपने इस स्केल का इस्तेमाल किया तो आप मैक्सिमम कितना गलती कर सकते हो मेजरमेंट करने में? कोई बता सकता है? दिमाग लगाओ, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके पास एक स्केल है जिसका एक डिवीजन का वैल्यू 1 mm है, जो आपके घर में नॉर्मल जो आप मैथमेटिकल स्केल इस्तेमाल करते हो, उस 1 mm का, ये जो 1 mm का जो वैल्यू होगा आपको पता है, आप इस स्केल का यूज करके मैक्सिमम कितना गलती कर सकते हो, मैक्सिमम एरर कितना होगा? मैक्सिमम एरर किसे पता चलेगा? मैं कहना है 0.1। व्हाट 0.1? क्या mm की है क्या? इन्फिनिटी। अबे मेजरमेंट करने गए हो, अंधे हो क्या? तुमको 1 mm नहीं दिखेगा? किसी भी चीज को मेजर करना है, मुझे इसका लेंथ मेजर करना है और आपके पास एक स्केल दे दिया गया, आपके पास एक स्केल है, आप मैक्सिमम कितना एरर कर सकते हो? नैनोमीटर का। नैनोमीटर तक? सर 1 2 बिल्कुल शुभम, वेरी राइट, एकदम करेक्ट। आप मैक्सिमम 1 mm का गलती कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं और ना उससे कम। कर सकते हो कि नहीं? अब इसी चीज को जरा एक्सप्लेन करता हूं, देखो जरा, देखिए कैसे। ये हो गया, ये हो गया 0 है ना। चलो मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये एक स्केल का लाइन है, ये हो गया 0 लाइन। दिस इज 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, ये हो गया 5 6 7 8 9। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका लंबाई कुछ ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। अब आप इसका लंबाई क्या कहेंगे, कितना mm का है? इसके लंबाई के बारे में आपका कमेंट क्या होगा? दिस इज 5, दिस इज 5 6 7 8, करेक्ट। अगर अगर आप इसको मैक्सिमम और क्या कर सकते थे, 8 की जगह पर 9, हाँ, ये ना कर सकते थे? आपका आंसर क्या होगा कि आइदर इसका लेंथ कितना होगा, 8 mm या तो 9 mm या इसके बीच में कहीं ना कहीं। आपको नहीं पता कि एग्जैक्ट लेंथ कितना है, ना तो ये 8 है ना तो ये 9 है। आपने क्या कहा 8 mm, क्योंकि आपको लगा कि ये 8 के ज्यादा नजदीक है इसलिए। और आप मैक्सिमम गलती इसमें कितना कर सकते हो, 9। क्या आप इसको 10 भी कह सकते हो क्या? नो। क्या आप इसका मेजरमेंट 10 कहेंगे या इसका मेजरमेंट 5 कहेंगे, 5 mm? आप मैक्सिमम 8 से 9 के बीच में ही आप गलती कर सकते हैं। यस सर, नो? यस एवरीवन प्लीज से यार, आप लोगों को समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है?
ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ये कॉमन सेंस है कि आप मैक्सिमम गलती कितना कर सकते हो। तो सर अगर कोई भी मैं अगर सेम यूनिट में बोलेगा तो जैसे किलोमीटर में आप मिलीमीटर में बोले ना, mm में, अगर हाँ। कोई बोलेगा किलोमीटर में तो उसमें भी 1 किलोमीटर का कोई मैक्सिमम गलती कर सकता है क्या? क्यों नहीं कर सकता है? अच्छा। अगर आपके पास एक ऐसा स्केल है, मान लीजिए कि ये आपके पास स्केल है ना, और इस स्केल पर आपका मिनिमम मेजरमेंट है वो है 1 किलोमीटर। ये हो गया 1 किलोमीटर, ये हो गया 2 किलोमीटर, ये हो गया 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। अब आप मिनिमम गलती कितना करेंगे? 1 किलोमीटर। मैक्सिमम गलती कितना करेंगे? 1 किलोमीटर, है ना। तो आपके पास जो मेजरिंग स्केल है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप गलती कितना करते हो। यस यस और नो? सिमिलरली अब आप समझिए कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसका रेडियस मान लो कि 10⁻⁻12 mm तक है, -12 मीटर तक है, मतलब इस रेंज का अपने को स्केल भी तो चाहिए होगा ना। हाँ सर। है ना। बिल्कुल, मिनिमम गलती तो 0 होता ही है, हालांकि वो पॉसिबल नहीं है। मिनिमम गलती आप कभी कर ही नहीं सकते हो, कुछ ना कुछ तो गलती करोगे ही करोगे, 0 नहीं हो सकता है। भले एक एटम के साइज के बराबर ही सही, लेकिन आप गलती करेंगे, गलती तो होना ही है, ये श्योर शॉट है। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि अगर आपको इतनी छोटी सी चीज को मेजर करना है तो आपके लिए जो स्केल चाहिए होगा वो भी कितना चाहिए होगा, कितना छोटा, है ना। मतलब ये हो गया कि इसमें जो आप गलती करेंगे मेजरमेंट करने के लिए वो मिनिमम कितना हो सकता है, इतना हो सकता है, 10⁻⁻12। सिमिलरली अगर आप एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी मेजर करेंगे तो वो 10⁸ के रेंज में आएगा। तो वही उन्होंने बोला कि आपके पास जो स्केल है जिससे कि आप मेजर करना चाहते हो, एक उसका रेडियस और उसका वेलोसिटी, तो उन दोनों को मेजरमेंट करने में जो आपका एरर आएगा, जो आपसे गलतियां होंगी, वो लगभग h पाई के बराबर हो जाएगा, h बार के बराबर। सो यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द वेलोसिटी एंड पोजीशन एट द सेम टाइम। आप एक ही टाइम पर एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी और पोजीशन का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हो। दैट इज डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h बार। ये था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एक फाइटर जेट में सर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लग सकता है? देखो, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सब जगह लग सकता है, आप उसका वैल्यू, उसका जो फार्मूला दिया गया है वहां पर आप फार्मूला पुट करिए, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h बार। अब अगर आप डेल्टा पी बोले तो उसका वेलोसिटी मेजर करने जाते हैं तो मेजरमेंट एरर इन मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। उसका पोजीशन मेजर करने में जितना गलती होगा उससे डिवाइड कर दीजिए h बार से, इतना एरर आप करेंगे वेलोसिटी मेजर करने में। सिमिलरली आप अगर पोजीशन मेजर करने में गलती फाइंड आउट करना चाहते हैं तो h बार इसका पोजीशन मोमेंटम का गलती फाइंड आउट कर लीजिए। अब ये एरर आप पढ़ेंगे क्लास 11th में जब आप आइएगा तब, then you will understand what is error actually means, where does it comes from। आपको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का डेरिवेशन नहीं मिलेगा, ये तो आपको बीएससी एमएससी में मिलता है, बट एरर आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। तो कहाँ हम लोग स्टार्ट करने वाले थे, कहाँ आके खत्म कर दिया। हो, मेरा कहने का मतलब यह है कि देखिए, फिजिक्स का आप आदत डाल लीजिए ये 3 चीजों के बारे में स्टडी करने का। आप कहीं पर भी फिजिक्स, कोई पर भी साइंस के बारे में अगर आप बात करेंगे तो आप हमेशा कहीं ना कहीं इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहे होंगे। पोजीशन पता करने के लिए, मोमेंटम पता करने के लिए, फोर्स पता करने के लिए और एनर्जी पता करने के लिए, जितने भी लॉज हैं इस यूनिवर्स के, वो सारे लॉज को इन्हीं के आधार पर, इन्हीं के बेसिस पर एक्सप्लेन किया जाता है, एक्सप्लेन किया गया है। जितना आपके सिलेबस में है वो सब कुछ, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे वो फिजिक्स हो। क्यों एक सोडियम एटम जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्यों क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, क्यों हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, वगैरह वगैरह, जो कुछ भी आपका एक्सप्लेनेशन है ये सब के सब फोर्स एंड एनर्जी से आप एक्सप्लेन करते हैं, है ना।
एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड बाय फोर्स एंड एनर्जी। और यही चीज बेसिक आप केमिस्ट्री में इसका डायरेक्ट रिजल्ट पढ़ते हो और ये डेरिवेशन आप फिजिक्स में पढ़ते हो कि आखिर ये जो फोर्स है दो चार्ज के बीच में, ये फोर्स लगता कैसे होगा जबकि एक चार्ज दूसरे चार्ज को कांटेक्ट में नहीं रहता है। एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स कैसे लगाता होगा, हाउ कैन वी एक्सप्लेन, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो व्हेन वी मीट इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड आफ्टर दैट वी विल गो टू द इलेक्ट्रिक करंट। होपफुली नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में मतलब आपके बोर्ड के सिलेबस में इंटर कर जाएंगे। तो टिल देन बाय बाय एवरीवन, सी यू। बाय सर। बाय।